कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे दूरदर्शी के संदर्भ में। इसके पहले तक की क्लास में सिरताज जी के अनुसार हमने जो है सूक्ष्मदर्शी के दोनों प्रकार और जो मेन टॉपिक है वो है आवर्धन क्षमता के साथ समझा दिया है, डेरिवेशन भी करा दिया दोनों का। तो दूरदर्शी बेटा नाम से ही स्पष्ट है, टेलीस्कोप ऐसा समस्त प्रकाशिक यंत्र जिनके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट, बड़ा और चमकीला प्रतिबिंब देखा जाए, वही जो है यशपाल जी दूरदर्शी कहलाते हैं। अब दूरदर्शी जो हमारे यूज में आते हैं, कुछ दूरदर्शी में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अवदृश्यक के रूप में, और कुछ दूरदर्शी में हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं अवदृश्यक के रूप में। इसलिए दूरदर्शी कई प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। एक परावर्तक दूरदर्शी जो आपने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा है, इंटर में ही पढ़ोगे, और दूसरा अपवर्तक दूरदर्शी जिसके बारे में हाई स्कूल में आपने थोड़ा सा पढ़ा है। जो आजकल दूरदर्शी बने हैं वो परावर्तक दूरदर्शी होते हैं जिनमें अवदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण लगाया जाता है। आप लोग दूरदर्शी देखना हो तो आदर्श नीरज से संपर्क करिए, इनके घर दूरदर्शी बिकते हैं, बनाए जाते हैं, और इनके पापा जो है बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉज क्या बोलते हैं, जो दूरदर्शी वगैरह का प्रयोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर ही बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ज्योतिषविद हैं, तमाम दूरदर्शी वगैरह इनके घर में लगे हुए हैं, बनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ग्रह तारे वगैरह। क्यों सच है ना? जोर से बोलो। है ना? तुम लोग देखे होंगे। हाँ, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शी सैद्धांतिक चित्र बनेगा। भाई क्या नाम है हमारे अम्बुज गौरव जी, ध्यान से देखिएगा, सिरताज के भाई को। एक अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है। बिनु बेटा इसके खुले सिरे से एक अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, और नेहा बेटा इस लेंस को हम हमेशा वस्तु की ओर करते हैं, और वस्तु चूंकि हमारी दूर है तो इसलिए भी हमारी मजबूरी है कि उसके सामने ज्यादा द्वारक और ज्यादा फोकस दूरी का लेंस रखे, जिससे ज्यादा से ज्यादा किरणें लेंस पर आपतित हो सके, ठीक है, प्रतिबिंब स्पष्ट बन सके। तो एक अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप होती है, और जिसके खुले सिरे से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, जो वस्तु के सम्मुख होता है और अभिदृश्यक कहलाता है। इस लेंस को ऑब्जर्वर लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। इधर क्लियर? अब इस नलिका के दूसरे सिरे पर एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है जो आगे पीछे चलाई जा सकती है। तो यहाँ एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका है, और इस तरह से ये ऐसे नेहा जी है, कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका, और जिसके खुले सिरे पर कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक लेंस लगा हुआ है, और ये लेंस के सामने हम आंख लगा कर देखते हैं, इसलिए इस लेंस को हम जो है अभिनेत्रक लेंस कहते हैं। यहाँ से आंख लगा के देखते हैं, तो ये कौन सा लेंस है बेटा? अभिनेत्रक लेंस। तो सबको समझ में आया? और ये रिपीट क्लास चल रही है अरसलान। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी गौर फरमा रहे हैं कि नहीं? तो गौर फरमाते हुए यशपाल रेड्डी देखिए जरा, एक अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है, सभी को देखिए बेटा, जिसके खुले सिरे से अधिक, देखो बेटा, अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का
लेंस लगा होता है जिसके सामने क्या होती है, बोलो जोर से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिदिशक लेंस। और दूसरी जो है पाइप इसके भीतर की ओर जो आगे पीछे खिसकाई जा सकती है, किसके खुले सिरे से, कम द्वारक और कम फोकस दूरी का लेंस, जहाँ से अखियाँ लगाते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं, हाँ बेटा, अभिनेत्रक लेंस है। अब बच्चों किसी भी प्रकाशिक यंत्र में मेन टॉपिक क्या होता है, क्रियाविधि की लड़ाई, क्रियाविधि कैसे होती है। तो यहाँ चूंकि वस्तु के सामने कौन सा लेंस है, अभिदिशक, तो वस्तु से बहुत सारी किरणें किस पर आपतित होंगी, अभिदिशक पर, और क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। इधर क्लियर। तो आपको बताना चाहेंगे कि यह सबसे पहले अभिदिशक लेंस बना दें। अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का अभिदिशक लेंस है, और अनंत में स्थित वस्तुएं इससे देखी जानी है। जो वस्तुएं अनंत में होंगी वही इससे देखी जाएगी। तो अब आप जैसा कि जान रहे हैं, वस्तुएं हम कहाँ रखेंगे, अनंत। अनंत मतलब बहुत दूर। ये कोई एक वस्तु है, ये ऐसे ए बी बहुत दूर है। इस लेंस का ये प्रथम फोकस है और ये 2F है। ठीक, आप जानते हो बेटा, अनंत से जब किरणें आती हैं तो उनका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। अनंत में स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर। तो यहाँ थोक के भाव में बहुत सारी किरणें आपतित होंगी, बहुत सारी किरणें, ये अनंत से। और जब इनका लेंस से अपवर्तन होगा तो ये ऐसे अपवर्तित होंगी कि नहीं, और ये यहां पर क्या बनाएंगी, नेहा बेटा हमने क्या बोला कि इसका प्रतिबिंब जो है इस लेंस के फोकस पर बनेगा, ए डैश बी डैश, लेकिन ये लेंस का द्वितीयक फोकस है। नहीं समझ में आया? चित्र बन गया अच्छा से कि नहीं? देख लो खुद ही, तुम तो वीडियो हो। ये कौन सा लेंस है, ऑब्जर्वर लेंस। इस लेंस के सामने अनंत में कहीं कोई क्या रखी है, एक वस्तु। वस्तु से क्या आपतित हो रही है, किरणें, और इनको लेंस से अपवर्तन जब होता है तो एक दूसरे काटती है और प्रतिबिंब कहां पर बनता है, लेंस के फोकस पर। अब ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये लेंस की फोकस दूरी भी है और ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी है। फोकस दूरी भी है, प्रतिबिंब की दूरी भी है कि नहीं? यहां से यहां तक की दूरी माने फोकस दूरी, क्योंकि फोकस है वहां पर, लेकिन यहीं पर प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी। अब बच्चों जैसे कि दोनों चीज जानते हो, कल वाले जो है प्रकाशिक यंत्र का वर्णन करते समय बताए थे कि ये जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है, दूसरे वाले लेंस, ये जो प्रतिबिंब बनता है दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करता है, वस्तु का, और इसे जो है दूसरे वाले लेंस के बहुत नजदीक प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच समायोजित करते हैं। याद आया? तो अब यहाँ अवदिशक के बाद हमारा दूसरा वाला लेंस है जो कम द्वारक और कम फोकस दूरी का है। ये हमारा दूसरा लेंस है, दिखा कि नहीं? दूसरा लेंस नहीं दिखा सबको? कैसे है ये? पहले वाले लेंस से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का है। दूसरा लेंस होता है जो दूसरे लेंस जो है जिसके सामने हम आंखें लगाकर देखते हैं, ये कम द्वारक और कम फोकस दूरी का है। इस लेंस का ये बेटा प्रकाशिक केंद्र है ई, ठीक है, और इस लेंस का ये द्वितीयक फोकस है एफ डैश, कोई दिखा? और ये 2 एफ डैश।
और इस वस्तु को हम इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच समायोजित किए हैं। ये जो फोकस है इस लेंस का है, ठीक है। तो देखो इस लेंस का ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, इधर क्लियर। एक किरण कैसे चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और दूसरी किरण कैसे चलेगी बेटा? प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ऐसा हम लोगों ने अपवर्तन की घटना के लिए पढ़ा है कि नहीं, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? बताइए। हाँ, लेंस के द्वितीय फोकस से। याद आया? और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें इसी मार्ग से ऐसे आगे बढ़ जाती है। चित्र बढ़िया बनना चाहिए, इसलिए ध्यान दिया करिए ये सब बातें। और कुछ बच्चे जो है पहले दोनों लेंस बना लेते हैं, कभी नहीं सेट होता। आप हमको देखे हो बिना ट्रिक वाली बात, एक लेंस बना के उसकी कहानी खत्म, तब दूसरा सेट करते हैं। अब मेरा चित्र हमेशा सेट बनता है, नहीं आप देख लो खुद ही। तो इस तरह से बेटा समझ में आया कि जो है जो पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है उसे दूसरे लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच एडजस्ट करते हैं। और इस वजह से जो है दूसरे लेंस से किरणें आपतित हुई मुख्य अक्ष के समांतर और प्रकाशिक केंद्र से, जो पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कहीं कट करती है। जहां कट करती हैं, और हमने कल एक चीज और भी बताया था कि ये वाला प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, इधर बन सकता है। ये क्लियर नहीं रहता कहां बना है, हम तो दूरी से जानते हैं क्लियरेंस। तो यहां पर प्रतिबिंब बन गया जहां पर दोनों किरणें कट गई। और ये प्रतिबिंब देखिए जरा, बहुत ही बड़ा ए डबल डैश बी डबल डैश, यहां ए डैश बन गया कि नहीं बच्चों? तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा और सुस्पष्ट बना। आप देख रहे हो ये दूसरा लेंस है और ये वस्तु है। दूसरे लेंस से वस्तु तलक की दूरी ये यहां से UE, और प्रतिबिंब की दूरी चित्र देख कर देखो ये क्या होगी? VE, दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और यहां से फोकस तक की दूरी ये क्या होगी? FE। चित्र यहां भी देखिए, ये पूरा यहां तक दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी ये क्या है? UE। जैसे कल बताए थे वैसे आज भी बता रहा हूं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को प्रकाशिक केंद्र की लंबाई कहते हैं। यहां से यहां तक VO है, यहां से यहां तक UE, तो माने इस दूरदर्शी की लंबाई VO प्लस UE होगी, याद रखिएगा। और ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है इसे ही हम जो है नेत्र से देख करके प्राप्त करते हैं। और आप लोग पहचानिए, जैसे कि कल का क्वेश्चन था वैसे आज का भी क्वेश्चन है। ये किसकी आंखें हैं? ये यशपाल रेड्डी की आंखें हैं, छोटी सी। मेरी आंखें बेटा इसमें हम आएंगे नहीं, बहुत बड़ी। तो ये हमारा किरण आरेख था, मान गए बिनु बेटा, बना दिया चित्र मैंने। मेरी आंखें इसमें हम आएंगे नहीं बेटा, मेरी ज्यादा बड़ी नहीं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, चित्र का संयुक्त वर्णन। खगोलीय दूरदर्शी में जो अभिदिश्यक अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का होता है, जब उसे वस्तु के सम्मुख करते हैं तो वस्तु चूंकि हमारी बहुत दूर अनंत में है, तो दूर से बहुत सारी किरणें आपतित होती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें ए डैश पर मिलती हैं और इस वस्तु का ए डैश बी डैश छोटा सा नन्हा सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और ये इस लेंस के फोकस पर बनता है। ऐसा हमारी प्रकाश संबंधित लॉजिक बोलती है। और इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को अभिनेत्रक लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच समायोजित करते, पाइप को अंदर बाहर करके। और अब यहाँ ए डैश बी डैश से जो है किरणें आपतित होती है अभिनेत्रक लेंस पर, जो अपवर्तन के पश्चात ए डबल डैश पर मिलती हैं, और वस्तु ए डैश बी डैश का और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाता है। अब आप जानते हैं कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है नेत्र पर जो कोण बनाता है, उसी कोण को हम बीटा कहते हैं।
यहां बीटा बना हुआ है। तो देखिए जरा, अंतिम प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा सभी, दिख रहा है बेटा? अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा नेत्र पर, सभी बच्चे देख के बताएं, बना कोण, नाम बोलो, ए डबल डैश ई बी डबल डैश बराबर बीटा। और बच्चों हमने जैसे कि आपको बताया है, याद कर डाले हैं आप, क्या बताया है? बताया है हमने कि अस्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुएं नेत्र पर जो कोण बनाती है वो क्या होता है? अल्फा। लेकिन बेटा जब वस्तुएं अनंत में होती हैं तो हम लोग मानते हैं कि वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर बना कोण अल्फा होता है, दर्शन कोण होता है वस्तु द्वारा, बोलो। तो ये वस्तु है और ये अभिदृश्यक पर ये कोण बना रही है, ये कोण अल्फा होगा, याद रहेगा कि नहीं? और ये कोण जो है, बिंदु हमारी जानकार है, जो है शीर्षा बिंदु कोण के कारण ये हो गया, नहीं हो गया बेटा? वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर बना कोण, नाम बोलो, BOFO। इसलिए ये वाला शीर्षा बिंदु क्या नाम बोलो, A डैश O B डैश बराबर BOFO बराबर, तो आप समझ गए अल्फा और बीटा दो अलग अलग त्रिभुजों से प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज से? त्रिभुज A डैश B डैश E, क्या ध्यान से देखो, tan बीटा क्या निकाल रहे हैं यहाँ? बोलो हाँ सर, यहां पर लंब बटे आधार, चलो बोलो, A डैश B डैश, A B डैश कहां बात, बटे E B डैश, ये हम जान रहे हैं लिख नहीं रहे, तुम लोग लिख देना कि छोटा है कोण तो tan बीटा बीटा हो जाएगा। बीटा बराबर A डैश B डैश बटा E B डैश, कोई डाउट बेटा? E B डैश A डैश B डैश, देखो दोनों उल्टा है इसलिए दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, कट गए इसलिए माइनस, चिन्ह नहीं लिखे हैं, नहीं समझे? दोनों चिन्ह माइनस था, नहीं लिखे। और कौन सा त्रिभुज चले? A डैश B डैश O चले, A डैश O B डैश में, तो ध्यान से देखिए, A डैश O B डैश में tan क्या, लंब बटे आधार होता है, हमसे पूछो, A डैश B डैश बटा O B डैश, भाई तुम लोग कहाँ हो? A डैश B डैश बटा O B डैश, इसलिए अल्फा बराबर, चूंकि बेटा हमें आवर्धन क्षमता निकालनी है और इसलिए जो है हम निकाल रहे हैं आवर्धन क्षमता के कारण ही अल्फा और बीटा का मान, चूंकि बीटा बटे अल्फा आवर्धन क्षमता होता है। तो यहां देखिए त्रिभुज A डैश B डैश E से बीटा आ गया और A डैश O B डैश से अल्फा आ गया, बीटा और अल्फा दोनों आ गए कि नहीं? बिंदु आगे क्या करेंगे, इसलिए आवर्धन क्षमता, जोर से बोलो क्या होगा, M बराबर, मान रखेंगे क्या बच्चों हम? बी तक मान बोलो, A डैश B डैश बटा यहां दिख रहा क्या सबको? A डैश B डैश कट गया, O B डैश अपान, नहीं समझ में आया? O B डैश कहाँ है? अरे बड़ी माई, O B डैश या फो बोलो, और E B डैश क्या है?
प्यारे बच्चों, ये सही सही आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया। सही सही आवर्धन क्षमता का सूत्र, लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं आवर्धन क्षमता के लिए क्या सेटिंग करते हैं? 2 अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर हो? अनंत पर। और अंतिम प्रतिबिंब आसपास देश के न्यूनतम दूरी पर। क्या बोलिए? ऐसे बोला बाबू। प्रथम स्थिति कोई बोलेगा नहीं। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना हो बच्चों? इस अवस्था को क्या कहते हैं? श्रांत नेत्र अवस्था। मीनू भूल जाते तुम भाई। तो यहां VE बराबर अनंत, तो UE बराबर क्या होगा? PFE। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तुओं का प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जबकि जो है वस्तु फोकस पर स्थित हो। वस्तुओं का प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जबकि वस्तु कहां पर स्थित हो? तो अगर यहां पर बेटा प्रतिबिंब की दूरी अनंत आ रही है तो वस्तु कहां पर है बेटा? फोकस पर। चलिए रख दीजिए। इसलिए m बराबर FO अपान EFE, ये आवर्धन क्षमता का भौकाली सूत्र आ गया। और अगर हम लंबाई कहें इस कंडीशन में L बराबर, तो यहां चित्र में देखो VO प्लस UE की जगह क्या लिख देंगे? EFE, और ये फार्मूला आ गया। कहीं कोई डाउट बेटा? सबको समझ में आया? अभी एक कंडीशन और लगाएंगे। दूसरी स्थिति बेटा, यदि अंतिम प्रतिबिंब बेनू जी कहां पर हो? हाँ, अंतिम प्रतिबिंब D पर हो। ठीक है ना बेटा? चलो, तो यहां ये वस्तु की दूरी माइनस UE, प्रतिबिंब की दूरी माइनस D, ये यहां पर है। इसलिए सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से यहाँ FE बराबर VE माइनस UE, यही लगेगा। मान रखते बच्चों 1/FE बराबर 1/ माइनस D माइनस UE। दिख रहा है? जगह नहीं है इसलिए उधर दिखते। चलिए, इसलिए 1/FE बराबर माइनस 1/D प्लस 1/, कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है कि नहीं? मेरी बड़ी इच्छा है FO से गुणा कर दे। क्या FO से गुणा करें? D से करें? तुम लोग चाहते हो D से करें? अच्छा, लेकिन मेरा मन तो FO से। FO से करें? चलो FO जबरदस्ती। देखो 1/UE बराबर, ये इधर आ गया 1/D प्लस 1/EFE। इधर क्लियर? किसी कोई डाउट? किसका वैल्यू आ गया? ये 1/UE का। ठीक है, और हम आवर्धन क्षमता का सूत्र में इसको मान रखते हैं। आवर्धन क्षमता के सूत्र में 1/UE का। इसलिए m बराबर क्या है? आवर्धन क्षमता FO अपान UE। तो FO इंटू 1/UE की जगह 1/D प्लस 1/FE। इधर क्लियर? 1/FE कॉमन ले। क्या कॉमन ले बेटा? 1/FE कॉमन ले, तो FO अपान FE। 1/FE कॉमन लेने का मतलब ये पूरा निकल आया, कितना बचा? और यहाँ FE/D, और ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया। कोई दिक्कत? कोई असुविधा? चाहे हम लघुत्तम वगैरह लेकर के कुछ और हल कर दें। सबको समझ आ गया बेटा? कोई डाउट?